नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार एसएससी का, है ना, बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस नंबर 5। ठीक है, सेट प्रैक्टिस नंबर 5। 4 सेट प्रैक्टिस हम आपको दे चुके हैं सर। इससे एक अनुमान जरूर आपको लगना चाहिए कि, है ना, एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो, है ना। समय ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 25 क्वेश्चन बताना आसान नहीं होता है सर, है ना, एक ही वीडियो में, है ना, वो भी मैथ का प्रश्न, तो टाइम थोड़ा लग जाता है समझाने में। तो चलिए आप सब क्या कीजिए, अगर आपको वीडियो लंबा दिखता है तो उसको आप टाइम को, है ना, स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ा करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए आज का पहला प्रश्न है सेट का, कहता है यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तब कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह का जो साधारण ब्याज से प्रश्न आते हैं ना, वो मैक्सिमम एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, तो हो ना हो एक प्रश्न आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, आपको सिंपल आपको पेयर बनाने की कोशिश करना है। पहले कहा कि दुगना हो जाता है, देखिए दोस्तों, पहले कहा दुगना हो जाता है, तो एक पहले रहेगा तो दुगना का मतलब 2 हो जाएगा। उसके बाद कहा कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो ये 8 गुना लिख लीजिए। अब क्या कीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ 1 से 2 पर जाने के लिए कितने समय लग गया उसको, 6 वर्ष का समय लग गया। तो आइए दोस्तों किताब के अनुसार हम भी तुलना करते हैं इसको कि 6 वर्ष लग गए। ठीक है, कि 6 वर्ष समय लगा टोटल, और इसका अंतर से हम इसको भागा दे देंगे। क्या करेंगे, भागा देंगे। तो इसका अंतर कितने हैं दोस्तों, 1, यानी पहले का पेयर का अंतर कितना है, 1। तो ये इसका अंतर से आपको भागा देना था और गुना करना था किसका अंतर से दोस्तों, तो पहले और 8वें के अंतर से, यानी कि तीसरे वाले, है ना, तीसरे वाले डिजिट में। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों बताइए, तो 7 का अंतर हो जाएगा, यानी कि 7 से आपको गुना करना था। ठीक है, ऐसा प्रश्न मैं सेम आपको छोटा वीडियो में प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर, सी के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न, ये आसान क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी ऐसा शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड किया हूँ इसके लिए। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है कि यदि अजय और साक्षी की आयु 5:3 के अनुपात में है, साक्षी और अजय की आयु में 10 वर्ष का अंतर है, और अजय, विजय और साक्षी की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, तो साक्षी और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एज रिलेशनशिप में, है ना, प्रश्न जो होते हैं उसको बारीकी ढंग से पढ़ने पर बहुत इजी हो जाता है। जैसे आपको यहाँ अजय और साक्षी के बीच रेशियो दिया गया और इसके बीच रिलेशन दिया गया दोस्तों कि दोनों के अंतर जो है आयु में वो 10 वर्ष का है। अच्छा, पहले मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। एक अजय है और एक साक्षी को एस से लिख देता हूँ, है ना। तो इसके बीच 5:3 के अनुपात में रेशियो है दोस्तों। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं लिखता है रेशियो में, तो रेशियो किसका होता है, वर्तमान का होता है। तो आगे जा कर के आपसे कांस्टेंट टर्म जो दिया गया है दोस्तों, वो लिखा कि साक्षी और अजय की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम कांस्टेंट टर्म को फॉलो करके अजय और साक्षी का सेपरेट तो आयु निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए 10 की तुलना कितना से करेंगे दोस्तों, देखिए किताब के अनुसार 10 का अंतर है, हम लोग कहेंगे तो 2 का अंतर है। ठीक है, और बगल में वही गुना करेंगे जो निकालना है। हमको क्या चाहिए दोस्तों, तो अजय और साक्षी का पर्सनल आयु चाहिए, है ना। तो पर्सनल आयु चाहिए तो हम इसको 5 से गुना कर सकते हैं और 3 से गुना कर सकते हैं। तो इसको काटिए दोस्तों, 5 से कट जाएगा ये, 5 × 5 = 25, यानी कि कल के डेट में इसका हम लिख सकते हैं कि जो अजय का आयु है वो 25 वर्ष है और साक्षी का जो आयु है वो 5 × 15 वर्ष है। ओके दोस्तों, आगे आपने सवाल बढ़ा दिया, कहा कि अजय, विजय और साक्षी की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अजय और विजय और साक्षी तीनों का योग 65 वर्ष दिया, तो आपसे पूछा साक्षी का योग, विजय की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर दोस्तों अजय और साक्षी की आयु को अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाता है बताइए। अजय और साक्षी की आयु जोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा ये 25 और 5 30 और 10 40, यानी 40 ईयर हो रहा है दोस्तों। लेकिन तीनों का योग कितना दिया हुआ है, 65। अगर मैं 65 में से दोस्तों 40 ईयर को लेस करता हूं तो किसका आयु बचेगा दोस्तों बताइए, क्योंकि ये तीनों का है। किसका है, अजय, विजय और साक्षी का आयु का योग है। तो हम भी अजय और साक्षी का आयु का योग जोड़ करके तीनों के आयु में से अजय और साक्षी की आयु अगर हम घटाते हैं दोस्तों, तो आपको हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 25 वर्ष। कितने वर्ष हो गए दोस्तों, 25 वर्ष। किसका आयु हो गया, तो आपको विजय की आयु हो गया, भी लिख देता हूँ, है ना। अब आपसे सवाल पूछा था दोस्तों कि बताइए साक्षी और विजय की वर्तमान आयु क्या है, अनुपात बताइए। तो साक्षी का आयु है 15 दोस्तों और
विजय की आयु है 25, इसी का आपसे रेशियो पूछा था। बताइए दोस्तों, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 कट जाएंगे, 5 5 25, यानी कि 3:5 के अनुपात में होगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक पहेली जैसा रहता है दोस्तों, है ना, एज के क्वेश्चन, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता एग्जाम में। अगर आप समझ गए होते तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था। देखिए क्या करना था मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया कीजिए ताकि आपका सोल्यूशन में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाना चाहिए था आपको एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कैसे बनाना था। आप तो समझ गए होंगे तो आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए यहीं से मैनेज करने की कोशिश कीजिए। दोनों अजय और साक्षी के दोनों के आयु का जो रेशियो दिया गया 5:3 दिया गया। अंतर कितना है दोस्तों, 10। आइए अंतर की तुलना हम भी अंतर से करेंगे 2 से, और अगर हम अजय की आयु चाहिए तो 5 से गुना करेंगे, है ना। तो 5 × 5 = 25 वर्ष। अजय की आयु कितने वर्ष हो गए दोस्तों, 25 वर्ष। और उसके बाद साक्षी की आयु कितने हो जाएंगे, तो 5 × 3 = 15 वर्ष। ये हो गया दोस्तों। आप देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 40 ईयर। तो 40 ईयर दोनों का योग हो गया, जबकि तीनों का योग दिया गया है आगे, अजय, विजय और साक्षी। तो नया एक व्यक्ति जुड़ रहा है, कौन, विजय। तो तीनों का आयु का योग दिया 65। 65 में से अगर 40 लेस कर दीजिएगा दोस्तों तो आपको बच जाएगा कितना, 25। तो आपसे पूछा यही वाला दोस्तों कि इन दोनों के बीच रेशियो बताइए क्या होगा। तो इन दोनों के बीच रेशियो डाल दीजिए खाली, है ना। तो इसका काट दीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 3:5। तो जितना शॉर्टेज हो जाएगा दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 50% की कमी और चौड़ाई में 80% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताया था कि यदि राम की आय में 10% की वृद्धि किया गया, पुनः बढ़े हुए भाग को 20% से बढ़ाया गया, तो इस प्रकार टोटल जो प्रतिशत वृद्धि होता था मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता था x + y + x × y/100। ये जनरली आप इस पर रख करके इसका आंसर ला सकते हैं प्यारे दोस्तों। बात रही कि अगर कोई नेगेटिव होता है तो उसके नेगेटिव स्थान रखेंगे, है ना। माइनस कमी करेगा तो माइनस रखेंगे, अगर वृद्धि करेगा तो प्लस रखेंगे, साइन में चेंजिंग होगा, ओके। तो इस पे रखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आंसर आपके पास रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी जब वीडियो पढ़ाया था, है ना, पर्सनल जब पढ़ाया था परसेंटेज में, उसमें भी ये चीज़ को मैं जिक्र किया था कि यह नियम वहाँ भी लगेंगे जब दो राशि गुणनफल के रूप में होता है। तो बताइए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं। तो ये गुणनफल के रूप में दो राशि अलग अलग है ना, तो यहाँ भी ये नियम लगाया जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना था दोस्तों, x का मान 50 मानते हैं तो 50 का कमी कर रहा है, मतलब -50 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई में जो है 80% की वृद्धि किया जा रहा है, इसका मतलब है कि प्लस हो जाएगा 80, और प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, है ना, क्योंकि गुना है आगे, तो माइनस हो जाएगा 50 × 80/100। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो काटता है उसको काट भी सकते हैं दोस्तों। देखिए 00 से 00 ये गायब हो जाएंगे, 8 × 5 = 40 हो जाएंगे यहाँ, है ना। माइनस में 40 हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 40, तो 40 माइनस में 50 माइनस में, तो आपको क्या हो गया, माइनस में 90। तो माइनस में 90 दोस्तों और प्लस में 80 का मतलब हो गया -10। कितना हो गया, -10%। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, -10% की कमी, मतलब ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि जब एक संख्या को 7, 8, 9, 11 से भाग दिया जाता है तो 5, 6, 7, 9 शेषफल बचता है रिमाइंडर के रूप में, ठीक है। जब संख्या को 37 यानी 37 से भाग दिया जाए यानी विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होंगे, रिमाइंडर क्या होंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें ना 2-3 तरह का टाइप आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना था इस प्रश्न में। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप सिंपली ये कीजिए दोस्तों कि 7 है, 8 है, 9 है और 11 है, इन संख्या से कोई संख्या को डिवाइड किया जाता है तो उसमें शेषफल के रूप में बचते हैं। जब 7 से डिवाइड देते हैं तो 5 शेषफल बचता है, 8 से डिवाइड देते हैं तो 6 शेषफल बचता है, और अगर 9 से डिवाइड देते हैं तो 7 शेषफल बचता है, और अगर 11 है ना दोस्तों, देखिए सॉरी 10 नहीं है, यहाँ क्या है, 11 है, ओके। तो 11 से जब डिवाइड देते हैं दोस्तों तो 9 शेषफल बचता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में देखिएगा कि जो शेषफल है और जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच गैपिंग जो है ना वो सेम रहेगा,
है ना। देखिए इसका सेम होगा, 2 का अंतर यहाँ, 2 का अंतर यहाँ, 2 का अंतर यहाँ, 2 का अंतर यहाँ, ठीक है। तो इसमें इस तरह के प्रश्नों में ये अलग टाइप का प्रश्न हो जाता है। तो इसका बनाने का तरीका एक ही है कि जो संख्या से हम डिवाइड दे रहे हैं प्यारे दोस्तों, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो हमको क्या पता चलेगा कि वो ऐसी संख्या मिल जाएगा जिसको हम 7, 8, 9, 11 से डिवाइड कर सके पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे दोस्तों। तो 7 गुना 8 गुना 9 गुना 11, ये इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग फैक्टर में, तो हम इसको सभी को गुना करना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब तो वही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो भी अंतर आ रहा है ना उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, यानी माइनस लिख देंगे। और कहा कि ये जो संख्या हो जाएगा अब कि उसमें जब 7 से डिवाइड करेंगे, ये 7, 8, 9, 11 गुना करने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसका जो गैपिंग आ रहा है ना दोस्तों, उसको क्या करेंगे, इसमें से संख्या में से लेस कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा संख्या निकल जाएगा कि अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 5 बच जाएगा, अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 6 बच जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चल करके और क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि अगर उस संख्या को 37 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या आता है। तो ऐसे में दोस्तों इसको क्या करना है, अब 37 से भाग देना है। और तब आपसे सवाल पूछा कि बताइए 37 से जब भाग दिया जाएगा उस संख्या में तब उसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको गुना भागा कर करके माथा खराब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्टेप को बढ़ाना है, थोड़ा आईक्यू लेवल को तेज़ करना है और इसमें सोचना है क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ क्या इसको भाग देने के लिए। हमको तो क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जहाँ भी आ जाए, ज़्यादा गुना भागा आ जाता है, तो वहाँ एक नियम मैंने आपको बताया था कि आप डिजिटल सम मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब डिजिटल सम मेथड का थ्योरी अगर आपको पता है तो ये चुटकियों में आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए 7 और 3 का डिजिटल सम का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या को है ना इतना छोटा से छोटा जोड़ करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको डिजिट सम मेथड बोला जाता है। तो उसको डिजिटल सम करते हैं, ठीक है। तो 7 और 3 10, मतलब 10 का मतलब हो गया दोस्तों 1, तो नीचे से कोई मतलब नहीं है, ये तो खत्म हो गया। बाकी दोस्तों देखिए, मैंने बोला था आपको कि अगर किसी संख्या का योग है ना अगर 9 आता है तो उसको कंसीडर 0 किया जाता है। तो ऑलरेडी ये 9 है दोस्तों, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा संख्या क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो आपको बचा कितना संख्या दोस्तों, खाली 2 ही बचा है। इसका मतलब है कि वही ऑप्शन सही होगा दोस्तों जिसका डिजिट सम 2 के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला चेक कीजिए, 3 और 0 3 होगा, ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। 6 और 2 8 8, डिजिट सम इसका 8 आ रहा है, गलत हो गया। 9 और 2 11 11 आ रहा है, इसका 1 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका डिजिट सम जो है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 को भी जोड़ के देख लीजिए, 5 और 2 7 होता है, इसका डिजिट सम 7 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्तों, सी सही होगा। तो आप गुना भागा जोड़ घटाव करने से बच जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए कहता है दोस्तों कि एक घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपया कम अर्जित करता। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, बटा वाला प्रश्न से ना आपको एक प्रश्न आ रहे हैं तो ध्यान रखना है, बटा वाला प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ओके, क्योंकि गलती नहीं करना है, सही एकदम सही मार्क आना है। ओके, देखिए कहता है कि एक घड़ी है जिसको बेचते टाइम 5% छूट देता है। तो अंकित मूल्य हमको निकालना है दोस्तों। तो अंकित मूल्य हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि मेरा अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। ऐसे एक जनरली मानते हैं क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना आसान होता है। तो अंकित मूल्य अगर 100 होगा दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कि पहले अवस्था में 5% छूट देगा तो बेचेगा कितना में दोस्तों, तो 95 में बेचेगा। दूसरी अवस्था में कहा कि 7% छूट देंगे, तो जब 7% छूट देगा दोस्तों तो बेचेगा कितना में, 93 में। तो वही कहा कि जो पहले का अवस्था है और अब का अवस्था है, इन दोनों से कहा कि वह लाभ के रूप में 15 रुपया कम अर्जित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कितना रुपया कम, पहले 95 में बेच रहा था, अब 93 में बेच रहा है, तो कितना रुपया कम में बेच रहा है देखिए, तो अब 2 रुपया, तो ये 2 रुपया कम लाभ प्राप्त कर रहा है कि नहीं। तो आइए, इसका मतलब है कि किताब के अनुसार कहेंगे कि 15 रुपया कम लाभ प्राप्त कर रहा था, हम लोग कितना लाए, 2 रुपया। और निकालना है दोस्तों क्या, तो आपको निकालना था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए। देखिए दोस्तों ये काट दीजिए इसको, है ना, 50 बार में ये कट जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि 750 रुपये आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा, है ना। अगर कल के डेट में इतना समझ गए दोस्तों, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि ये भी मत कीजिए, आपको उड़ाना है ना। वहाँ पर थ्योरी आपको नहीं देखेगा सर कि कैसे आपने आंसर लाया, आपका बहादुरी उसी में होगा कि आप कितना जल्दी उसका आंसर बना सकते हैं,
ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्न में आज जब आप समझ गए हैं कि अगर अंकित मूल्य 100 मानते हैं तो एक को बेचेंगे 95 में, एक को बेचेंगे 93 में, तो क्यों ना उसका अंतर और परसेंटेज का अंतर दोनों तो इक्वल होगा। तो हम इस अवस्था में क्या करेंगे कि 5% में 5 और 7% में 7, यही का तो अंतर आएगा। कितना, देखिए पहले 5% में 5 रुपये ले रहा है, 7% में 7 रुपये ले रहा है। देखिए कितना रुपया कम लाभ ले रहा है बताइए, 2 रुपये का अंतर है। यहाँ कहा 15 रुपया, हम लोग आइए किताब के अनुसार 15 रुपया, हम लोग कहेंगे 2 रुपया। और निकालना क्या था, माइंड में क्या सोचे थे हम, माइंड में हमारा क्या था, माइंड में 100 था ना, तो माइंड में 100 था, इसलिए 100 से गुना करेंगे क्योंकि अंकित मूल्य तो 100 मानेंगे, तभी ये कंडीशन लागू होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से कट जाएगा दोस्तों 50 बार में, है ना। तो जितना शॉर्ट आप करने की कोशिश करेंगे उतना होता जाएगा, तो यानी कि 750 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 140 मीटर लंबी ट्रेन 14 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है और 30 सेकेंड में विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली दुगनी लंबाई की एक ट्रेन को पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में दूसरी ट्रेन की गति क्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको समझते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए दूसरी ट्रेन का चाल पता नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है जिसके सहारे हम वहाँ तक जा सकते हैं। पहली अवस्था में देखिए कहा कि 140 मीटर का जो ट्रेन है वो 14 सेकंड में एक खंभे को पार करता है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए समझाता हूँ, बाकी आपको एग्जाम में तो आप माहिर हैं, हमको पता है पूरी तरह से। देखिए ट्रेन है और ये ट्रेन जा रहा है दोस्तों, तो जाते टाइम एक खंभा मिल गया उसको, अब इसको पार कर जाता है कितने सेकंड में, 14 सेकंड में। आई बात समझ में, 14 सेकंड में पार कर गया। तो जब इसका दूरी लेंथ जो है दोस्तों, लंबाई जो है 140 मीटर है। मैंने आपको समझाया था कि यदि कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार करता है, ऐसे वस्तु को पार करता है जिसका डिस्टेंस ना के बराबर माना जाता है, जैसे सिग्नल हो गया, व्यक्ति हो गया, कोई बाइक वाला हो गया, ठीक है, तो वैसे अवस्था में जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होता है खुद उसकी अपनी लंबाई होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हम चाल निकाल सकते हैं इस परिस्थिति से, है ना। पहले ट्रेन का चाल निकल जाएगा कि पहले ट्रेन का चाल कितना होना चाहिए। तो टोटल दूरी है दोस्तों 140 मीटर और समय लग रहा है उसको 14 सेकेंड। इसका मतलब है कि इसका चाल हो जाएगा, देखिए काट दीजिए 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल है किसका दोस्तों। तो पहले ट्रेन मान लेते हैं ए था, तो ए का। आई बस में मतलब एक आपको दिमाग में फिट करने के लिए मैं ये चीज़ मान रहा हूँ, ठीक है। आप सीखने के बाद आप खुद कहेंगे सर क्यों मानना, मैं ऐसा ही मान देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों देखिए पहले ट्रेन का तो हमको चाल पता चल गया, लेकिन यही ट्रेन दोस्तों कहता है कि विपरीत दिशा में, है ना, आने वाली दुगनी लंबाई की ट्रेन। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ से नया क्रिएट हुआ, इधर से ट्रेन आ रहा है, एक इधर से ट्रेन आ रहा है दोस्तों। अब कहा कि जो ये इसका जो लंबाई है 140 है, तो इससे ही दुगना है, मतलब कि कितना हो जाएगा 280। अब कहता है कि इसको ये ट्रेन जब पार करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहता है कि 30 सेकेंड में पार कर जाता है। कितना सेकेंड में पार कर जाता है, 30 सेकेंड में। अब दोस्तों जरा बताइए हमको कि ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड जुटेगा दोस्तों, तो समझ लीजिए कि दोनों ट्रेन पार कर जाएगा एक दूसरे को कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो यहाँ से हम दोनों ट्रेन का चालों का योग निकल जाएगा। अगर यहाँ से हम चाल निकालना चाहेंगे तो यहाँ से चाल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि दोनों ट्रेन की लंबाई का कुल योग दूरी हो जाएगा। तो 280 प्लस 140 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 के 0 हो जाएंगे और 8 4 12 हो जाएंगे, 2 2 1 3 1 4, यानी 420 मीटर की दूरी हो रहा है दोस्तों। और ये पार करेगा कितना देर में, तो 30 सेकंड में। यहाँ से आपका ये चाल निकल जाएगा। तो ये निकलेगा क्या दोस्तों, चालों का योग निकल जाएगा दोनों ट्रेन का, क्योंकि एक दूसरे का ट्रेन एक दूसरे को विपरीत जा रहा है, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, ये 14 या 42 कट जाएंगे 14 बार में। यानी यहाँ पर समय चाल जो है दोस्तों 14 मीटर पर सेकेंड है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अब एक कहानी बन गया कि दोनों इसमें क्या होगा दोस्तों, तो ए होगा पहले वाला और दूसरे वाला अगर ट्रेन बी है तो बी होगा, यानी ए प्लस बी का मान आ गया 14 मीटर। आपसे पूछा है दोस्तों, कहा कि किलोमीटर प्रति घंटा में दूसरी ट्रेन की गति क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों आप ये बताइए कि ए प्लस बी का मान 14 है और ए अकेला जो है वो 10 है, तो नेसेसरी है कि बी का मान कितना होना चाहिए दोस्तों अभी, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड की गति से वो चल रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्या आपको ये मीटर पर सेकंड पूछा है दोस्तों, नहीं पूछा, आपसे पूछा किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो 4 गुना 18 बटा कितना करना पड़ेगा, 5।
तो 18 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 72, यानी 72/5 को क्या लिख सकते हैं, तो आप भागा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बार में कटने वाले हैं, है ना। तो देखिए 14 × 5 = 70 होता है दोस्तों, है ना। तो आपको 14 देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में मिल रहा है 3 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एक पहेली है दोस्तों, इतना समझाने के लिए किया जाता है, अगर आप इतना समझ गए होते ना तो आपको यही चीज़ आपको ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि एक कार एक निश्चित गति के साथ 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है, यानी बढ़ जाती है, तो कार को 1 घंटा कम समय लगेगा। कार की वास्तविक गति क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इसमें ऐसा है ना क्वेश्चन कि इसमें आपको इक्वेशन आ जाएगा, और इक्वेशन को सोल्व करना बोले तो थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, कभी कभी 3 मिनट भी लग सकते हैं, फंस जाएगा अगर फैक्टर नहीं टूटा तो, ठीक है। तो ऐसे मामलों में मैं यही आपको मैं बात करूंगा कि इस तरह के प्रश्नों में आप डिसीजन अच्छा लीजिए। डिसीजन अच्छा लेने का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि आप कौन से डिसीजन से इसको जल्दी आंसर ला सकते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही बोल दिया सर कि एग्ज़ाम हॉल में आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने आंसर कैसे लाया, आपका आंसर सही होना चाहिए, यही बहादुरी है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शन से चलने की कोशिश करते हैं, तो हर ऑप्शन में अगर आप 3 सेकंड का भी समय लेंगे तो 3 × 9, अगर 5 सेकंड का भी, मैं कहता हूँ 5 सेकंड का भी समय लेंगे दोस्तों, तो आपको 20 सेकंड में आंसर बन रहा है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं दोस्तों, फर्स्ट से चेक करते हैं। देखिए इसमें कहा दोस्तों कि कोई कार है, निश्चित कार का वास्तविक गति कितना होना चाहिए, तो वास्तविक गति अगर पहले का मानते हैं दोस्तों कि 120 है, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया और बटा चाल कितना 120, इसका मतलब है दोस्तों 5 घंटे समय लग रहे हैं यहाँ, 12 × 5 = 60, 5 घंटा। अब कहा कि 20 किलोमीटर बढ़ जाता है तो 1 घंटा कम समय लगता है, अगर 20 किलोमीटर इसमें बढ़ाएंगे दोस्तों तो 140 हो जाएगा, जो कि 140 600 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब है ऑप्शन ए गलत है। आई बात समझ में, कितना समय लगा दोस्तों बताइए आप ही, पहला ऑप्शन चेक करने में टाइम लगा, नहीं लगा, पहला ऑप्शन गलत है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए पहली अवस्था कहा कि अगर वास्तविक गति अगर हमारा 100 रहा होगा तो पहले अवस्था में 600 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों बताइए, 100 से भागा देंगे तो यहाँ लगेगा 6 घंटे, कितने घंटे 6 घंटे। अब दूसरी अवस्था में कहा 20 किलोमीटर बढ़ गया चाल, तो 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा दोस्तों, तो अब यही दूरी तय करने में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 120 के स्पीड से तय करेगा, तो 12 × 5 = 60, यानी 5 घंटा यहाँ लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ 5 घंटा लग रहा है दोस्तों, यहाँ 6 घंटा लग रहा था, यहाँ 5 घंटा लग रहा है, तो वही कहा कि कार को 1 घंटा कम समय लगता है, तो बिल्कुल देखिए पहले 6 घंटा लग रहा था, अब 5 घंटा लग रहा है, यानी कि 1 घंटा कम समय लग रहा है, ये पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। मज़ा आ गया, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहा है प्यारे दोस्तों, कहा कि x - 1 p और px बराबर इतना दिया हुआ है, मतलब एक बहुपद दिया गया और आपको मैंने पहले ही बोला था कि एक px का मान देगा, एक qx का मान देगा, उसको भाग देने के लिए कहेगा, शेषफल का भी कहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न में कि जो qx का मान है उसके बराबर 0 मानते हैं दोस्तों, तो इसका वैल्यू x - 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों 1, तो यही 1 का मान आपको इस बहुपद में आपको रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही रखते हैं दोस्तों, देखिए रख दीजिए, है ना, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 होगा, और 6 में x² मतलब प्लस हो जाएगा 6, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 2, और बराबर माइनस हो जाएगा कितने दोस्तों 5m, और इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। आई बात समझ में, क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका समीकरण ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ दीजिए, 4 बच जाएगा, 4 × 1 = 5 हो जाएगा, प्लस में 5 उधर जाएगा माइनस में 5, तो इधर हो जाएगा दोस्तों इधर कितना बचेगा देख लीजिए, -5m इधर हो जाएगा, और जो भी बचा है उसको उधर भेज देंगे, तो 4 × 2 = 4, प्लस में 1 = 5, प्लस में 5, प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 5, तो प्लस में 5 और माइनस में 5 ये देखिए कट जाएगा पूरा, तो m का मान कितना आ गया दोस्तों 1। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 4 के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, उम्मीद करेंगे। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि एक थैले में 5, 6, 7 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये एवं 1 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल धनराशि 220 रुपया है
तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जब भी मैं सेट पढ़ा रहा हूँ ना, तो सभी में इस तरह का प्रश्न आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि इस तरह का प्रश्न आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। अगर आप नहीं गए तो सोच लीजिए, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, और हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ध्यान से देखिए खाली वीडियो, ठीक है। देखिए, कहा कि थैले में है 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या लिखा है ना, सिक्कों की संख्या, ठीक है। सिक्कों की संख्या जो दिया गया है, संख्या लिख देता हूँ, है ना। संख्या का अनुपात दिया गया 5:6 कितना दोस्तों, 7। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे चल के धनराशि दिया गया, कांस्टेंट टर्म क्या दिया है उस पर फोकस करना है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म आपको रुपया में दिया गया है, इसका मतलब हमको रेशियो जो चाहिए वो रुपया का चाहिए, ना कि सिक्कों की संख्या का चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मामलों में हम रुपया में इसको चेंज करेंगे दोस्तों। किस में चेंज करेंगे, रुपया में। तो जैसे ही रुपया में चेंज करेंगे, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर आपके पास 5 रुपया के 5 सिक्का है तो कितने रुपये हुए। तो आप बोलेंगे ना सर कि 25 रुपया हुआ, ओके। और अगर मैं पूछूं कि 6 रुपया के 2 रुपया के जो सिक्के हैं आपके पास 6 हुए हैं तो कितने रुपये हो गए, तो आप कहेंगे 12 रुपये हो गए, ओके। आपसे पूछूं कि 1 रुपया के सिक्के की संख्या अगर आपके पास 7 है तो कितने रुपये हो गए, तो 7 रुपया हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए, ये हो गया आपको रुपया, आई बात समझ में कि नहीं। तो आइए किताब के अनुसार टोटल हम तुलना करेंगे दोस्तों, कि किताब के अनुसार कहा कि 220 रुपये हैं। हम लोग भी ज़रा देखते हैं कि कितने रुपये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ेंगे दोस्तों, तो 25 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 7 2 9 9 5 14, यानी कि 14 हो गया। बैलेंस एक और 1 2 2 2 4, यानी कि 44। आइए, आप जो निकालना है उसको हम बगल में गुना करेंगे दोस्तों। कहा कि थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, 2 रुपया वाला ही ना है, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों, 6। तो 6 से आपको मल्टीप्लाई करना था दोस्तों, आपको देखिए आंसर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, देखिए 3 से काटिएगा तो 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 से काटिए, ये 22 बार में कट जाएगा। ये पूरा एक 10 बार में कट जाएंगे, 10 तिया 30, यानी कि 30 नंबर्स, 30 रुपीज़। सॉरी, संख्या पूछा ना, तो 30 नंबर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा दोस्तों कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हैं, मतलब हैं। तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब हैं। देखिए, ये तो एकदम बच्चा क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, है ना। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सेट में ना आपको 5 से 7 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा बहुत आसान है, और 5-6 क्वेश्चन ऐसा मिलेंगे जिसमें आपको टाइम बहुत लगेगा। तो आपको मैनेज करके चलना है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। तो यहाँ क्या करना था दोस्तों, मानते हैं, ऐसा मान लेंगे दिमाग में कि कितने सेब थे, 100 सेब। मूल सेब कितने थे, 100। उसका 40% बेच दिया, तो 40% बेच दिया दोस्तों, तो 40 तो बेच दिया, तो बचाया कितना, 60। अभी भी कहा कि उसके पास 420 सेब बचे हैं। आइए, किताब के अनुसार 420 सेब बचे थे। हम जब 100 सेब रहेगा दोस्तों, 40 बेच देंगे तो बचा कितना, 60। तो 60 नीचे लिख देंगे, यानी 60। और निकालना क्या है, उसको बगल में गुना करेंगे। मूल सेब कितना था, मूल सेब हम क्या माने थे दोस्तों, 100। आपको 100 से यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में। तो ये कट जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएंगे, 7 6 42 7, यानी कि 700। आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि यदि √1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/30, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए, ये सिंपल है ना। सिंप्लीफिकेशन में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर क्या करना, देखिए 169 और नीचे 1 होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो 169 में 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, है ना। देखिए 9 7 16 हो जाएंगे, 6 2 8 1 9 हो जाएंगे, और ये 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो 196 बटा कितना लिख सकते हैं, 169 लिख सकते हैं, और इसका अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इधर से ये लिख सकते हैं वैल्यू 1 + x बटा कितना, 13, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, देखिए ये दोनों स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब है कि 196 कितने के स्क्वायर हो जाएंगे, तो आपको कितना हो जाएगा, 14, है ना। ये हो जाएंगे 14 ऊपर, और नीचे हो जाएंगे आपको 13। तो 14/13 बराबर इधर लिख सकते हैं दोस्तों 1 +, या फिर इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिए, ठीक है। देखिए 13 एलसीएम लीजिएगा दोस्तों इधर, तो 13 हो जाएगा, 13 + 13 + x/13। अब देखिए ये तो ये गायब हो जाएगा, है ना। नीचे बराबर में है तो ये गायब हो जाएगा, आपको बच गया
13 प्लस एक्स बराबर 14। तो यहाँ से x का वैल्यू जब निकालिएगा दोस्तों तो ये प्लस में है 13, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 13 चला जाएगा तो बचेगा कितना 1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन देता है, तो आपको डरना नहीं है ऐसे प्रश्न में, आप इसको स्क्वायर रूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 10,000 की धनराशि को 15% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज पर ऋण दिया जाता है। 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर कितने का है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, मैं आपको बताया था कि साधारण ब्याज में किसी भी में, ऐसा नहीं कि साधारण ब्याज, किसी भी चैप्टर में मैंने 100 मानने के लिए हर परिस्थिति में हर चीज़ को सिखाया है। तो यहाँ पर आपको मूलधन दे दिया है, यानी कि धन आपको दे दिया कितना दोस्तों 10,000 रुपये। चलिए इसी को टारगेट करते हैं, फिर आपको दूसरे स्टाइल में भी बता देंगे, दिक्कत नहीं, आप जैसे कहिएगा वैसे हम बताने के लिए तैयार हैं सर। ठीक है ना, देखिए 10,000 रुपया में कहा कि 2 तरह से इसको बांटेगा, तो इसका दर जो है 15% रहेगा। कितने प्रतिशत? दर जो है 15% रहेगा, और एक तरफ 6 वर्ष बांटेगा, एक तरफ 2 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ कि अगर 15% है तो 10,000 का पहले एक वर्ष का 15% निकालेंगे तो कितना होगा बताइए। 10% इसका 1,000 होगा दोस्तों, और 5% 500 होगा, यानी कि 1,500 हो जाएंगे। तो 1,500 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 15 छक्का 90, यानी कि 9,000 रुपया यहाँ ब्याज हो रहा है। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। ठीक है, और इधर कितने हो रहे हैं दोस्तों देखिए, तो जब एक वर्ष में 1,500 होते हैं तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे 3,000, तो इधर का वैल्यू हो गया 3,000 दोस्तों। अब बताइए 3,000 यहाँ 2 वर्ष में मिला, 6 वर्षों में 9,000 मिला, तो इन दोनों के बीच अंतर पूछा दोस्तों आपसे, तो बताइए इसका अंतर कितने हो जाएंगे 6,000, है ना। कितना सरल क्वेश्चन है बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। ठीक है, अब कई स्टूडेंट कहेंगे कोई और तरीका भी है, बहुत तरीके हैं सर। देखिए अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, देखिए, है ना। चलिए दूसरे तरीक़ों से भी दिखा देते हैं आपको। अगर हम मूलधन नहीं मानना चाहें तब भी, मूलधन आपको टारगेट नहीं करना है तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम अपने स्तर से मानते हैं कि मूलधन 100 होना चाहिए, तो दर प्रतिशत और समय को गुना करते हैं सर, ब्याज निकलता है। तो दर प्रतिशत कितना है 15, और पहले बार में कहा 6%, तो 15 छः का कितना हो जाएगा 90, यानी कि पहले में 90 रुपया ब्याज ले रहा है 6 वर्षों में, और इधर 6 वर्ष हो गया, और इधर 2 वर्ष निकाल लेंगे तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों 15 दूना 30। आइए देखिए 6 वर्षों में 90 रुपया, 2 वर्षों में 30 रुपया, तो अंतर कितने का हुआ बताइए 60 रुपये का। तो ये 60 रुपये का अंतर हुआ दोस्तों। आइए मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे। 10,000 किताब के अनुसार मूलधन था, हम लोग कितने माने हैं 100, और ब्याज कितने अंतर आ रहा है दोस्तों 60 रुपया, तो 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी आपको 6 पर 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 6,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी के बराबर होगा। तो आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, देखिए एक सिंप्लीफिकेशन तरह का क्वेश्चन है ना, ये तो जोड़ घटाव है। तो कहता है 400 का 60%, तो पहले निकाल लीजिए 400 का 60% कितना होता है, तो 10% 40 रुपया होता है दोस्तों। देखिए कभी भी मैं एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए जैसे 400 यहाँ है ना दोस्तों, 10% बोलेगा तो एक अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए, ये हो गया 10% वैल्यू। ठीक है, अगर 1% चाहिए तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए, ये हो गया 1% वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको छोटा छोटा पॉइंट याद रहेगा, तो ये सब चीज़ फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ कहा 60%, तो 10% 40, तो 60%, 6 का 24, 240, तो पहली अवस्था में इसका 240 हो गया। आप प्लस कर देंगे यहाँ दोस्तों, 280 का के प्रतिशत बोला है तो 280 लिख लेते हैं थोड़ा, है ना, एक लाइन। के प्रतिशत का मतलब दोस्तों कि यहाँ के गुना हो जाएगा के। ठीक है, के और बटा नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 100, प्रतिशत हटेगा तो 100 हो जाएगा, और इस तरह से कहा कि 296 के बराबर है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन हो गया यहाँ से। ये देखिए 10 से 10 गायब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ना। अभी और काटना है तो और भी काट सकते हैं, है ना। अगर आपको नहीं काटना है तो नहीं काटिए। देखिए इधर 240 प्लस में है दोस्तों, और इधर 296 बराबर में है। अब ये 240 को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो क्यों ना यहाँ से 240 लेस कर देते हैं। आई बात समझ में, तो 240 लेस कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से बच जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपको कितना 5, और ये हो जाएंगे ख़त्म, यानी कि आपको 56 रुपये आ रहे हैं। तो कितना का 56 आ रहे हैं दोस्तों, तो 28 के बटे में 10 और बराबर आ रहा है 56। कितना आ रहा है दोस्तों 56। अब देखिए 28 दूना 56 तो कट जाएंगे दोस्तों, तो देखिए गुना में है, भागा में है तो इधर गुना में चला जाएगा। तो के का वैल्यू टोटल हम निकालें तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा है जो कि आपको फास्ट कैलकुलेशन करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योग 8 है,
यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो उस संख्या में 18 की वृद्धि हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं जो है ना समीकरण में प्रश्न चला जाएगा, तो समीकरण से बचने के लिए मैंने आपको इस तरह का प्रश्न हर सेट में बताया है कि ऑप्शनली जाने की कोशिश कीजिए। मैं ऑप्शन को चेक करता हूँ। आइए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को इस तरह से फुलफिल करवाएंगे पूरा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। कहा कि दोनों का योग 8 है, तो 5 और 3 8 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, ओके। तो पहले 53 था, ठीक है। अब कहा कि इस संख्या को परस्पर बदलिए, तो परस्पर बदलिए दोस्तों, तो पहले 3 हो जाएगा, फिर बाद में 5 हो जाएगा। तो अब कहा कि 18 की वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, पहले 53 था, आप जब उलट दिए हैं तो 35 हो गया, तो वृद्धि कहाँ हुआ? ये तो घट गया। बात को समझिए, वृद्धि कहाँ हुआ? ये तो घट गया ना। पहले 53 था, अब हो गया 35, इसका मतलब ये घट गया, ये गलत है, ठीक है। घटना नहीं चाहिए। पूछ रहा है क्वेश्चन में वृद्धि हो गया, तो वृद्धि कहाँ हुआ? ये तो घट गया। चलिए, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। चलिए, तो बी चेक करेंगे दोस्तों। देखिए, इसका भी योग 3 और 2 कितने हो गए? 5 और 3 कितने हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 35 को 35 लेना पड़ेगा। अब इसको उलटेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 53। आप ध्यान से देखिए, ये 35 है दोस्तों, ये है 53। इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 18। आई बात समझ में? तो जब ये अंतर हो रहा है 18 दोस्तों, तो देखिए तो वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। तो पहले था 35, अब हो गया 53। देखिए वृद्धि हो गया कितना? 18। तो वही पूछा कि 18 की वृद्धि हो जाती है, तो क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना कि 53 मारे कि 35 मारे, है ना। तो आपको 35 मारना है। क्यों मारना है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 3 और 18 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेट पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। हर तरह का टाइप आपको मिल रहा है। तो देखिए इसमें क्या कहा कि दो संख्या था, है ना, उसका योग दिया हुआ है। मान लेते हैं संख्या कुछ था, ए है और एक बी है, तो ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया दोस्तों कितना? 15। आई बात समझ में? उसका कहा कि HCF और LCM दिया गया है कितना? 3 और 18। तो HCF 3 है और LCM 18 है। मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो संख्याओं का गुणनफल होता है LCM गुना HCF। तो संख्या यही ना है, ए और बी, तो ए गुना बी कितना निकलेगा दोस्तों? तो हम इसको गुना कर सकते हैं, 3 गुना कितना? 18। आई बात समझ में? इतना करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज से गांठ बांध लीजिए कि यदि दो संख्या का योग दिया हुआ है और दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, सुन रहे हैं ना ध्यान से, यदि दो संख्या का योग दिया हुआ है और दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, तब आपको उसका व्युत्क्रमों का योग अगर आपसे पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे दोस्तों। ए प्लस बी जो भी संख्या लिखा हुआ है ना उसका, यानी ए प्लस बी कितना है दोस्तों? 15। और ए माइनस बी, ए इंटू बी कितना लिखा हुआ है? 3 गुना 18, ठीक है। तो ऊपर में ए प्लस बी लिखना है और नीचे में संख्याओं के गुणनफल से भाग देना है। ये आपको डायरेक्ट दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग दे देगा। कैसे दे देगा? जैसे मान लेते हैं दोस्तों, देखिए पहले मैं इसको बनाता हूँ आंसर, उसके बाद मैं अब इसको समझा भी देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसको काट दीजिए दोस्तों 3 से, है ना। 5 या 15 कट जाएंगे 5, यानी कि 5/18 आ रहा है, ठीक है। तो 5/18 देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ओके। अभी मैंने आपको चर्चा किया कि दो संख्या का योग दिया हुआ है दोस्तों और दो संख्या का अगर गुणनफल दिया हुआ है तो उसका व्युत्क्रम का योग करने के लिए a प्लस बी बटा ए इंटू बी करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे देखिए भागा देखिए a प्लस बी और बटा ए इंटू बी। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a बटा ए इंटू बी प्लस बी बटा ए इंटू बी लिख सकता हूँ कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ से ए से तो गायब हो जाएगा, यहाँ बी से बी गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/b और प्लस यहाँ बचेगा 1/a। देखिए तो दोस्तों यही ना व्युत्क्रमों का योग क्या होता है कि उसका उल्टा करके जोड़ना, यही तो होता है। तो 1/b हो गया, 1/a हो गया, इसको सजा के लिखिए जैसे लिखिए, ये व्युत्क्रमों का योग हो गया। तो यही आपका इस तरह से आंसर बनाना है दोस्तों। कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि LCM गुना HCF करते हैं तो संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। हमको पहले से पता है a प्लस बी का मान और a इंटू बी हम लेके आ गए। अब इसका व्युत्क्रमों का योग चाहिए तो हमको योग में गुणनफल से भागा देना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है कि a इंटू ए रेशियो बी 4/5 लिख देते हैं। a रेशियो बी दिया गया है 4 रेशियो कितना दोस्तों? 5, ओके। और उसके बाद कहा कि b रेशियो जो c दिया गया दोस्तों वो दिया गया है आपको 3/7। आई बात समझ में? आपसे पूछा दोस्तों कि a रेशियो c क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको हथियार दे रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट a रेशियो c पूछता है तो आपको कहीं भी किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे।
आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपको ए रेशियो सी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ए रेशियो सी। तो 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 12, और ये हो जाएगा 7 बचे 35। तो 12 रेशियो 35 कहाँ है देख लीजिए दोस्तों, है ना, 12 रेशियो 35 ऑप्शन नंबर 4 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर देते हैं, है ना। इन दोनों नलों को एक साथ टंकी में खोला जाता है। टंकी को 25 मिनट में भरने के लिए नल ए को कितने समय बाद बंद करना चाहिए? ये क्वेश्चन तो रिपीटेड हो रहा है सर, है ना, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको समझाया था मेरे प्यारे दोस्तों कि दोनों पाइप, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि अगर ये फर्स्ट बार कोई सेट देख रहे हैं तो उनको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ए भी स्टार्ट हो रहा है, बी भी, ए भी स्टार्ट हो रहा है, बी भी स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होते होते आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते कहा कि टंकी को 25 मिनट में भरने के लिए ए को बंद किया जाता है। मतलब ए कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर बंद हो रहा है, जबकि ये बी जो है आगे बढ़ते बढ़ते 25 मिनट में यहाँ आके टंकी भर देता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेवल है दोस्तों, तो ये कौन तय कर रहा है? पहले बी तय कर रहा है कि नहीं पूरा? तो ऐसे प्रश्नों में बी का सेपरेट निकालने की कोशिश कीजिए कि अगर हम बी का वैल्यू अगर हटा देते हैं तब किसका वैल्यू बचेगा? ए का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना था आपको ये चीज़ समझने के बाद, देखिए ए कहा कि हम 36 मिनट में भर देंगे, बी कहा कि हम 45 मिनट में भर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों टोटल काम निकालने के लिए मैं क्या बताया था? एलसीएम लीजिए इसका, तो टोटल लड्डू निकल जाएगा। लड्डू पेड़ा तो आप माहिर हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 9 गुना 5 कर सकते हैं 45, 9 चौका 36, ये हो जाएगा टोटल एलसीएम। अब इसका हम क्षमता निकाल लेते हैं दोस्तों कि ए जो है ना, ए जो है 1 मिनट में कितना लड्डू बनाएगा? तो 9 चौका 36 मतलब 5 लड्डू बनाएगा। ओके, और बी 9 × 5 = 45 मतलब 4 लड्डू बनाएगा। ओके, अब कहा कि 25 मिनट में टंकी भर जाता है जबकि ए बंद हो जाता है। ए कहीं बीच में बंद हो रहा है जबकि बी हमेशा काम कर रहा है। तो कितने मिनट काम कर रहा है बी? 25 मिनट। तो ऐसा करते हैं कि 25 मिनट तक इसको काम करवा देते हैं। तो 25 मिनट में कितना लड्डू बना देगा? 1 मिनट में 4 लड्डू बनाता है दोस्तों। तो 25 मिनट में 25 चौका 100 लड्डू बना दिया। अब ये तो 100 लड्डू बना ही दिया, तो बाकी टोटल लड्डू बचा कितना? तो देखिए 9 5 चौका 20, 20 नमासिया से 180 लड्डू था दोस्तों, उसमें से 100 लड्डू कौन बना दिया? बी बना दिया। तो बाकी लड्डू कौन बनाया होगा? ए बनाया होगा, है ना। तो ए के लिए कितना बचा बताइए? 80 लड्डू। तो ये 80 लड्डू बनाने के लिए कौन आया होगा दोस्तों बताइए? ए आया होगा। तो ए का क्षमता क्या है? 1 मिनट में 5। तो ये टोटल वर्क में अगर हम क्षमता से भाग देते हैं तो क्या निकलता है? समय। तो आप क्षमता से इसको भाग देना था दोस्तों 5 से, यानी कि 16 × 80 कट जाएंगे 16 बार में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। यानी ए को 16 मिनट बाद बंद कर दिया गया होगा, तब जाकर के टंकी जो है 25 मिनट में भर गया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है दो मिश्र धातु में क्रमशः तांबे से टीन के अनुपात 3:4 और 1:6 है। यदि नए मिश्र धातु को बनाने के लिए पहले मिश्र धातु के 7 किलो और दूसरे मिश्र धातु के 21 किलो को एक साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ये जो है ना मिश्रण से प्रश्न पूछा है ना, कभी कभी आपको रेशियो में मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि इसका क्षमता दे दिया है ना, इसका वॉल्यूम दिया। पहले का कितना है मिश्रण का? 7 kg, और दूसरे का कितना है दोस्तों? 21 kg, है ना। ये 2 प्रकार के मिश्रण आपके बीच है। अब कहा कि इसमें भी मिश्रण जो है अलग अलग है, तांबा और टीन है। तो तांबा को TA लिख देता हूँ और टीन को TI लिख देता हूँ, समझने के लिए दोस्तों, समझना है खाली बस। तो ये इसमें भी TA लिख देता हूँ और इसमें भी TI लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब देखिए ऐसे मामलों में क्या कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर जो रेशियो दिया गया, इसका रेशियो है 3:4 और इसका रेशियो कितना? 1:6। आई बात समझ में? हम ये कहते हैं दोस्तों कि देखिए ये टोटल वॉल्यूम कितना है? 7, यानी कि 7 जो लीटर मिश्रण है उस मिश्रण में तांबा और टीन का रेशियो 3:4 है। तो यहाँ से हम तांबा कितना है, टीन कितना है, तुलना करके तो निकाल ही सकते हैं सेपरेट। यहाँ भी 21 लीटर में हम ये देख लें कि इसमें तांबा कितना है और टीन कितना है। तो ऐसा करते हैं, जो नया मिश्र धातु बना रहे हैं उसमें डायरेक्ट हम तांबा और क्या निकालेंगे दोस्तों? तांबा और टीन, है ना, तांबा और टीन डायरेक्ट निकालेंगे। तो आइए दोस्तों पहले इसको तुलना करते हैं। पहले 7 की तुलना कितना से करेंगे? 4 और 3 7 से, तो एक बार में कट जाएगा। तो 1 से गुना कीजिएगा तो ये 3 रह जाएगा दोस्तों, ये 4 रह जाएगा। यानी कि तांबा यहाँ कितना है? 3 है। अब यहाँ तांबा निकालिए दोस्तों। तो यहाँ जब तांबा निकालिएगा तो 21 की तुलना कितना से करेंगे? 6 और 1 7 से। तो 7 × 21, 3 बार में कटने वाला है दोस्तों। 3 से यहाँ गुना कीजिएगा तो तांबा यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल तांबा दोस्तों एक साइड। आई बात समझ में? चलिए टीन एक साइड करेंगे दोस्तों। तो टीन देखिए यहाँ 4 हो जाएगा टीन,
क्योंकि 3 का मान यहाँ 4 था, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 का मान, तो 7 या 21 3 बार में कटा था दोस्तों, 3 से गुना कीजिएगा 6 में तो 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 18 3 हो जाएगा। अब इसी का आपसे रेशियो पूछा था दोस्तों, बताइए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 3 और 3 6 हो जाएंगे, ठीक है, और इधर हो जाएंगे 18 4 22। अब इसको कटता है काट भी सकते हैं दोस्तों, देखिए 2 से कटेगा, 3 बार में 1 कट जाएगा, 2 से 11 बार में 1 कट जाएगा, यानी कि 3:11 आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है ए और बी 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले 30% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ऐसे प्रश्नों में ना आपको वही लड्डू पेड़ा वाला ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, लड्डू पेड़ा बनाते रहिए और खाते रहिए, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें कहा देखिए मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी के बीच कहा कि ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में करेगा, बी और सी कितने दिन में करेगा 15 दिन में, और सी और ए कितने दिन में करेगा दोस्तों बताइए 20 दिन में। तो ऐसा करते हैं, टोटल काम कितना है उसको जानकारी ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, है ना। तो इसका क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ए और बी का 12 × 60, यानी कि ए और बी एक दिन में 5 लड्डू बना देंगे। बी और सी एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे दोस्तों बताइए, 15 × 60 यानी 4 लड्डू बना रहे हैं, आएगा समझ में। और सी और एक दिन में 20 × 60 यानी 3 लड्डू बना रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि ए 5 और 4 और 3 अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या क्या वैल्यू आने वाला, देखिए इसमें ए और बी का वैल्यू है एक दिन का, इसमें है आपको बी और सी का एक दिन का वैल्यू, ठीक है, इसमें है सी और ए का एक दिन का वैल्यू। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताइए जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 5 और 4 9 3 12 हो रहा है। लेकिन 12 एक कैसे आ रहा है दोस्तों, तो उसमें 2 बार ए आया होगा, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, तब 12 आया। तो ऐसा करते हैं 2 से डायरेक्ट भागा देते हैं, समझ रहे हैं ना बात को, 2 से डायरेक्ट भागा देंगे तो 12 बटे कितना कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 6। ये 6 क्या आया दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में 6 लड्डू बनाता है। अब आपसे पूछा क्या है प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है ये अकेले कार्य 30% कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों कि ए बी सी का क्षमता निकल गया है इधर, और इसमें से बी सी का सी ए का अलग अलग निकला हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, आपसे ए के बारे में पूछा है तो बी और सी को हटा देंगे इसमें से। तो बी और सी देखिए तो एक दिन में कितने लड्डू बना रहा है, बी और सी एक दिन में बना रहा है 4 लड्डू। अगर यहाँ से 4 लड्डू हटा दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 लड्डू बचेगा। किसका ये बचेगा, तो ये बच गया ए, यानी ए जो है एक दिन में 2 लड्डू बनाता है। तो आइए दोस्तों, किताब के अनुसार कहा कि 30% काम को करना है अकेले, तो बताइए 60 जो है अपने आप में 100% होगा, तो इसका 30% निकालेगा तो 18 होगा, यानी 18 लड्डू बनाने के लिए कौन आएगा दोस्तों, ए। तो ए का क्षमता कितना है 2 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 9, यानी कि 9 दिन लगेंगे उसको बनाने के लिए 30% काम को, यानी आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए डी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये लड्डू पेड़ा वाला एकदम आसानी से निकल जाता है दोस्तों, जिसमें आपको काट छाट कम करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, है ना, कंटिन्यू पढ़ाते हैं दोस्तों। आप थोड़ा वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए तो असजद कहा कि असजद अजा के पिता है, उनके बीच आयु का अंतर 28 वर्ष। यदि अजा और असजद की आयु का अनुपात 1:8 है, तो असजद की आयु वर्षों में क्या है। मैं तो कहता हूँ इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्या मैं क्वेश्चन में ही डायरेक्ट बता दूँ। अंतर कहा ना कि दोनों के बीच अंतर कितने का है, 28 का। आइए किताब के अनुसार कहा 28 का है, हम लोग कितने कहेंगे, देखिए 1 और 8 के बीच अंतर कितने, 7 का। आपसे क्या पूछा दोस्तों, कहा कि असजद की आयु वर्षों में क्या है, तो असजद बेचारा क्या है, असजद तो छोटा है ना, सॉरी असजद क्या है, बड़ा है, क्योंकि असजद की आयु, असजद जो उसके पिता है, अजा के पिता मतलब वो पिता है, बड़ा पिता होगा। तो 8 से गुना कीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 7 × 4 = 28, 4 4 × 8 = 32, यानी कि 32 साल का कौन है, उसका पिता, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर है, ठीक है। तो देखिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, कहता है एक संयुक्त परिवार में 14 व्यक्ति हैं और परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल के डेट में अगर मैं ये पूछूं कि 14 व्यक्ति का औसत आयु 30 वर्ष है, तो टोटल योग कितना होगा उसका, तो 14 गुना कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे ना दोस्तों। तो 14 × 30 = 14, तो 42 मतलब 420। ओके, आगे चल के कहा कि अब उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हो जाता है,
4 वर्षों के बाद परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु क्या है? अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, 14 व्यक्ति था परिवार में, उसका औसत आयु 30 वर्ष था। मैंने कहा कि उसका योग क्या होगा, तो आपने बोला 420 वर्ष। ओके, उसके बाद कहा कि एक बच्चे का जन्म हुआ, तो जब बच्चे का जन्म हुआ होगा दोस्तों, तो उस समय तो बच्चे का कोई एज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद कहा कि 4 साल के बाद सभी परिवार, तो 4 साल जब बच्चा जन्म लिया उसके 4 साल बाद जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कि 4 साल बच्चा ही नहीं जाएगा, 4 साल 14 परिवार 4-4 साल 4-4 साल आगे बढ़ जाएगा, तो 14 एक 15 हो जाएंगे। टोटल सदस्य कितने हो गए? 15। तो 15 आदमी के लिए 4-4 वर्ष बढ़ाइएगा दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे? 15 चौके 60, यानी 60 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा टोटल आपको 480। अब यही 480 को कहा कि औसत बताइए, 15 सदस्य का था, 15 से भागा दे देंगे, है ना, इंटरेस्टिंग। तो आप देखिए, भागा दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 16 तिया 48, तो 16 दूना 32, यानी 32 वर्ष। आप कैसे भी काटिए दोस्तों, है ना, सबका अलग अलग स्टाइल है काटने का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा है दोस्तों, कहा कि पी और क्यू का औसत जो है ना, पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए, जबकि इतना 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 संख्या क्यू का औसत 16 दिया गया, सभी संख्याओं का औसत 16 दिया गया, और कहा कि पी और क्यू का औसत बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, संख्या यहाँ कितना है टोटल, मैं जोड़ दूँ डायरेक्ट क्या? चलिए मैं लिख देता हूँ एक लाइन, है ना, 22 है, और प्लस जोड़ देंगे दोस्तों किसका, 15, प्लस जोड़ देंगे दोस्तों 28, और प्लस जोड़ देंगे दोस्तों P, प्लस जोड़ देंगे Q, और इस प्रकार से कहा कि इसका औसत 16 है। तो औसत 16 का मतलब कितने संख्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 से भागा देंगे, है ना, तो 5 से भागा देंगे, इसका औसत 16 है, यानी कि 16 लिखना पड़ेगा। अब देखिए कैलकुलेट में आपको समझना है तो ये नहीं लिखिए, इधर ही 16 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट, तो 16 पचे कितना हो जाएगा, 80, है ना। ये चीज़ तो आपको समझदारी आना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। तो यहीं पर आप डायरेक्ट 80 लिख सकते हैं दोस्तों, 16 की जगह लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप 80 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया वैल्यू। अब यहाँ से देखिए, इसको भी जोड़ सकते हैं, पी और क्यू का मान आपको निकालना है औसत, तो ये अंक वाला तो जोड़ ही सकते हैं। तो देखिए जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, 13 और 2 15, ओके, 3 हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी 65 हो गए। 80 में से P प्लस क्यू लिख देते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। P प्लस क्यू बराबर 80 में से 65 चला जाएगा दोस्तों, तो बताइए कितना बचेगा, तो यहाँ से 65 लेस कर दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो जाएंगे, और ये बचेंगे 7, तो 7 में से ये 15 हो जाएंगे, यानी कि 15 हो जाएंगे। अब P प्लस क्यू का मान 15 आया दोस्तों, तो कहा कि इसका औसत बताइए P और Q का। तो औसत का मतलब क्या, दो संख्या तो 2 से इधर भागा देना पड़ेगा, तो 2 से इधर भी भागा दे दीजिए, है ना। तो P प्लस क्यू का औसत पता चल जाएगा, तो 7.5, यानी कि 7.5 आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों, कहा कि 9 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है, पहले 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है, और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी टाइप में पढ़ाया है, जो मेरा टाइप देखे होंगे, ये सब क्वेश्चन उनके लिए एकदम कुछ है ही नहीं। कहा कि 9 छात्र और एक शिक्षक, तो टोटल संख्या कितने हो गए दोस्तों, 10, तो 10 का औसत आयु कितने वर्ष दिया, 16 वर्ष, ओके, एक पेयर बना लीजिए ऐसा। उसके बाद कहा कि पहले 4 छात्रों का औसत आयु जो है वो है 19 वर्ष, कितने वर्ष है दोस्तों, 19 वर्ष, और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु जो है वो है 10 वर्ष। तो कहा कि बताइए टीचर की आयु क्या है, यानी शिक्षक की आयु क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कितने संख्याएं हैं, 10, और इसमें कितने व्यक्ति, 10, ये 4 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति। अगर मैं कहूँ कि ये ग्रुप में से इन दोनों को भगा दीजिए, तब यहाँ क्या बचेगा, टीचर बच जाएगा, खाली टीचर बचेगा ना। तो आइए ग्रुप से खेलते हैं, जैसे हम लोग खेलते थे, है ना। तो इसमें खेलने की कोशिश कीजिए। भागना है तो ग्रुप से कितना लेके भागना है दोस्तों, 16 रुपया। कितना लेके भागना था, 16 रुपया। लेके भाग रहा है कितना, 19 रुपया। कितना रुपया ज़्यादा लेके भाग रहा है, 3 रुपया। ऐसे ऐसे कई व्यक्ति लेके भाग जाएगा दोस्तों, 4 व्यक्ति, 4 तिया 12, 12 रुपया का नुकसान दे देगा कि नहीं, आई बात समझ में। उसके बाद देखिए आगे फायदा होने वाला है। अब इसमें से 5 व्यक्ति और भाग गया, तो कितने कितने लेकर भाग गया, भागना था 16 रुपये लेकर के, भाग गया 10 रुपये लेकर के। कितना रुपये छोड़ के जा रहा है ये देखिए, तो 6 रुपये छोड़ के जा रहा है सर। तो ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, 5 व्यक्ति, तो 6 बचे 30 रुपये छोड़ के जा रहा है। तो देखिए इसका घाटा फायदा सभी टीचर को होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 1 से भागा दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 16 में से 12 चल जाएगा तो 4 बचेगा, और 30 और 4 34 हो जाएंगे, यानी कि 34 ईयर का कौन है, शिक्षक है, ठीक है। कैलकुलेट में अगर आप इस तरह से ग्रुप नहीं खेलना भी चाहते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन को भी आप नॉर्मल ढंग से बना सकते हैं, जैसे देख लीजिए उसको बता ही देते हैं, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसको
देखिए कल के डेट में आप इस तरह से भी कर सकते थे कि 9 छात्र था, एक टीचर हुआ तो 10 हो गया, तो 10 का औसत आयु 16 वर्ष, मतलब 10 गुने 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल योग हो जाएगा। इसमें से क्या करते हैं दोस्तों, दोनों का योग हम घटा देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से, पहले 4 छात्र का औसत आयु जो है 19 वर्ष, तो 19 लिख दिए और प्लस कर देंगे किसका, तो अंतिम 5 छात्र का 10 वर्ष, तो 5 गुने कितना हो जाएगा दोस्तों 10। इसका सोल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ हो जाएंगे 160 दोस्तों, और इसमें से लेस कर दीजिए, 19 चौक 76 हो जाएंगे, और 10 बचे 50, 50 जोड़ दीजिएगा दोस्तों इसमें, तो हो जाएंगे 6 और 7 5 12, 126। अब 160 में से 26 लेस कीजिएगा दोस्तों, तो आपको 34 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों आज ये था आज का हमारा सेट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, है ना, आप सभी पूरा वीडियो देखे होंगे और अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ये कंटिन्यू मैं पढ़ाता हूँ सर, इतना 50 मिनट जो भी होता है 1 घंटे, वो कंटिन्यू मैं बोलता हूँ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, इस बार आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी।